चलिए बेटा, नेक्स्ट टॉपिक आप हेडिंग लगा सकते हैं कोवेलेंट बॉन्ड। कोवेलेंट बॉन्ड, सबसे पहला कोवेलेंट बॉन्ड जो है वो किनके बीच बनता है? मोस्टली ध्यान में रखना है, नॉन मेटल्स के बीच बनता है। जैसे आयोनिक बॉन्ड बनता है बेटा मेटल्स के बीच में, मेटल और नॉन मेटल के बीच में आयोनिक बॉन्ड हमेशा मेटल एंड नॉन मेटल के बीच बनता है मोस्टली, ठीक है। तो ठीक उसी तरह से कोवेलेंट बॉन्ड मोस्टली नॉन मेटल और नॉन मेटल के बीच बनता है, एक सिंपल कोवेलेंट बॉन्ड। बाकी तब हम आगे बात करेंगे ना, कोवेलेंट बॉन्ड में आयोनिक कैरेक्टर वगैरह वगैरह, वो सब चीजें थोड़ी सी सेपरेट हो जाती है। सिंपली कोई पूछे तो कोवेलेंट बॉन्ड दो नॉन मेटल्स के बीच बनता है। कैसे बनता है? बाय शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, और शेयरिंग से ज्यादा बेटर है आप इसको लिखें बाय म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। सर म्यूचुअल का मतलब अगर एक एटम ने अपना एक इलेक्ट्रॉन शेयर करवाया तो सामने वाला भी कितना करवाएगा? एक ही करवाएगा। अगर कोई एटम अपने दो इलेक्ट्रॉन शेयर करवा रहा है तो सामने वाला भी अपने कितने इलेक्ट्रॉन शेयर करवाएगा? दो। हाँ, वो अकेला एटम दो शेयर करवा रहा है साथ साथ, वैसे दो एटम अलग अलग आके एक एक इलेक्ट्रॉन शेयर करवा रहे हैं, उससे फर्क नहीं पड़ता। जैसे H2O है तो H2O में ऑक्सीजन अपने दो इलेक्ट्रॉन अकेला शेयर करवा रहा है, और जबकि हाइड्रोजन अपना एक एक इलेक्ट्रॉन शेयर कर रहा है, बट ओवरऑल टोटल नंबर ऑफ कितने इलेक्ट्रॉन शेयर हो रहे हैं? दो। अब अगर ऑक्सीजन का एक इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन के एक के साथ शेयर हो रहा है, इधर ऑक्सीजन का एक इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन के एक के साथ शेयर हो रहा है। यही अगर आपका ऑक्सीजन किसी और के साथ शेयर होता, मान लीजिए दूसरा कोई भी एग्जांपल आप ले लें, ठीक है ना, अब O के साथ ही ले लें, ऑक्सीजन के साथ ही, तो अब ऑक्सीजन यहां पर अगर अपने दो दो इलेक्ट्रॉन शेयर करवा रहा है तो सामने वाला भी अपने दो ही इलेक्ट्रॉन शेयर करवाएगा। इसे बोलते हैं म्यूचुअल शेयरिंग। ऐसा नहीं हो सकता कि ये अपना एक शेयर करवाए और उधर से इतना दो शेयर हो, ऐसा कभी नहीं हो सकता। तो उसे बोलते हैं म्यूचुअल शेयरिंग, ठीक है। म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन होनी चाहिए, कोवेलेंट बॉन्ड कहते हैं उसको, ठीक है। अब कोवेलेंट बॉन्ड के पीछे जो सबसे मेन थ्योरी आती है वो आती है आपका ऑक्टेट रूल। ऑक्टेट रूल क्या मतलब हुआ इसका? इसका मतलब ये हुआ कि सर कोई एटम कितने इलेक्ट्रॉन शेयर करेगा हमें कैसे पता चलेगा? उसको समझाया जाता है ऑक्टेट रूल से। ऑक्टेट रूल क्या कहता है? ईच एंड एवरी एटम हैज टेंडेंसी टू एक्वायर नियरेस्ट इनर्ट गैस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। अब क्योंकि इनर्ट गैसेस में मोस्ट ऑफ इनर्ट गैसेस के आउटर मोस्ट शेल के अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स के नंबर आते हैं वो आते हैं 8, तो इसलिए इसका नाम पड़ गया ऑक्टेट रूल, क्योंकि हर एलिमेंट, हर एटम अपने नियरेस्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को ऑब्टेन करने के लिए अपने आउटर मोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन रखना पसंद करता है। ऐसा ऑक्टेट रूल कहता है, तो इसलिए इसे हम लोगों ने 8 की वजह से ऑक्टेट नाम दे दिया। कॉसल एंड लुइस नाम के दो साइंटिस्ट थे, उन्होंने इस कॉन्सेप्ट को थोड़ा सा अच्छे से समझाने की कोशिश करी, तो इसलिए इसे कॉसल एंड लुइस कॉन्सेप्ट भी कई बार बोला जाता है, ठीक है। तो क्या है उसका मतलब आपको समझ में आ गया होगा। ईच एंड एवरी एटम हैज टेंडेंसी टू एक्वायर नियरेस्ट inert gas electronic configuration. Since every inert gas has the tendency to acquire 8 electron in their last shell, that's why it is named as octet rule. Is it clear? अब 8 इलेक्ट्रॉन एक्वायर करने के लिए वो कुछ भी कर सकता है। वो इलेक्ट्रॉन का जो शेयरिंग करता है वो डिपेंड करेगा कि उसके साथ एक एक इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हो रही है, दो दो इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हो रही है, या क्या है। तो ऐसे में आपके पास में बहुत सारे तरीके होते हैं, ठीक है ना। 2-4 एग्जाम्पल अगर मैं देने की सोचूं या बताऊं तो जितने, देखो एक और बात याद रखना, जितने इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग होगी, 2 इलेक्ट्रॉन शेयर होकर एक बॉन्ड बनाते हैं। ये बात आपको थोड़ी सी याद रखनी है अभी के लिए कि जब 2 इलेक्ट्रॉन्स आपस में शेयर होंगे तो वो मिलकर क्या बनाएंगे? एक
सिग्मा बॉन्ड। अब सिग्मा पाई क्या है वो हम आगे पढ़ेंगे ही, फिर भी आपको ध्यान रखना है एक सिंगल बॉन्ड बनाएंगे, सिग्मा पाई भी बाद में देखेंगे, एक सिंगल बॉन्ड बनाएंगे। अगर किसी दो एटम के बीच में दो दो इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हो रही है तो वो डबल बॉन्ड कहलाएगा, और किसी एटम के बीच में अगर तीन तीन इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हो रही है तो वो ट्रिपल बॉन्ड कहलाएगा। और एक एटम दूसरे किसी भी एटम से मैक्सिमम सिंगल बॉन्ड 4 बना सकता है, और एक ट्रिपल बॉन्ड और एक सिंगल बॉन्ड बना सकता है। याद रखना, कोई भी दो एटम आपस में टोटल 4 बॉन्ड की शेयरिंग नहीं कर सकते ड्यू टू इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शंस। 4 इलेक्ट्रॉन पेयर इसके और 4 इलेक्ट्रॉन पेयर इसके आपस में कभी भी एक दूसरे के साथ में स्टेबल बॉन्ड नहीं बनाते। बेटा एक बात याद रखना कि जितना भी हम कुछ पढ़ रहे हैं, बॉन्ड बनाते हैं, ये करते हैं, ये सब कुछ होता है स्टेबिलिटी को एक्वायर करने के लिए। अगर स्टेबिलिटी मिल रही है तभी वो बॉन्ड बनेगा, और अगर स्टेबिलिटी नहीं मिल रही है, स्टेबिलिटी खराब हो रही है, तो वो बॉन्ड कभी नहीं बनेगा। चाहे वो रूल को फॉलो कर भी रहा है, लेकिन वो स्टेबिलिटी के लिए सब कुछ करता है। कई बार रूल वायलेट करके भी स्टेबिलिटी गेन की जा सकती है। सबसे मेन काम होता है स्टेबिलिटी गेन करना। तो इसलिए ज़रूरी नहीं है कि आपका ऑक्टेट रूल फॉलो हो रहा है कि नहीं हो रहा है। कुछ एग्जाम्पल्स हम पढ़ेंगे जिसमें हम बोलेंगे एक्सेप्शन ऑफ ऑक्टेट रूल। तो उनमें एक्सेप्शन है, ऑक्टेट रूल फॉलो नहीं कर रहा है बट वो स्टेबल है, वो एग्जिस्ट करते हैं, तो वो फाउंड होंगे चाहे वो रूल को फॉलो ना भी करें। इस बात को थोड़ा ध्यान रखना। ओवरऑल हमारा मोरल ऑफ द स्टोरी है बेटा ऑक्टेट स्टेबिलिटी, ना कि 8 इलेक्ट्रॉन लाना। जरूरी नहीं है कि 8 इलेक्ट्रॉन होने से ही स्टेबिलिटी आएगी। ये कॉन्सेप्ट था जो कॉसल लुईस ने दिया था, हम उसकी बात कर रहे हैं, ठीक है। अब अगर कुछ एग्जाम्पल लेके बात करें तो बहुत सारे एटम्स जैसे हाइड्रोजन है। अब देखो मैंने नियरेस्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बोला, तो कुछ जगहों पे ऑक्टेट रूल में ऑक्टेट ना होकर उसे हम ड्यूएट रूल डुप्लेट रूल बोल देते हैं। जैसे हाइड्रोजन का नियरेस्ट गैस कौन है, इनर्ट गैस हीलियम। तो आप हाइड्रोजन में 8 इलेक्ट्रॉन की बात नहीं कर सकते। हाइड्रोजन अपने नियरेस्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, नियरेस्ट इनर्ट गैस के अकॉर्डिंग कॉन्फ़िगरेशन ऑब्टेन करेगा, और हाइड्रोजन का नियरेस्ट इनर्ट गैस है हीलियम। तो ऐसे में वो हीलियम के बराबर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लाना चाहेगा, तो हाइड्रोजन अपना एक इलेक्ट्रॉन पड़ोस वाले दूसरे हाइड्रोजन एटम से शेयर करेगा, ये हाइड्रोजन इससे शेयर करेगा, और ऐसा करके इस हाइड्रोजन के आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन माने जा सकते हैं 2, और इस हाइड्रोजन के भी आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन माने जा सकते हैं 2। तो क्या इन दोनों ने हीलियम के अकॉर्डिंग अपना इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन नहीं कर लिया? तो ये अपने आप में क्या माने जाएंगे, स्टेबल माने जाएंगे, और इनके बीच में हम एक सिंगल बॉन्ड बना लेते हैं। इसी तरह से ऑक्सीजन के आउटर मोस्ट शेल में टोटल 6 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ठीक है, 2, 4 एंड 6। इसी तरह से दूसरे ऑक्सीजन के आउटर मोस्ट शेल में भी वही 6 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। ये दोनों इस इलेक्ट्रॉन के साथ और ये इन इलेक्ट्रॉन के साथ क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग करते हैं, इसलिए इनके बीच में बेटा बनता है डबल बॉन्ड। अब देखो लगे हाथ एक बात समझ लो, जो वैलेंशियल इलेक्ट्रॉन्स, दोज वैलेंशियल इलेक्ट्रॉन्स विच इन्वॉल्व्स इन द बॉन्ड फॉर्मेशन आर नोन एज बॉन्ड पेयर्स, आर नोन एज बॉन्ड पेयर्स। those bonds या those electrons which involves in the bond formation। देखो हाइड्रोजन के पास एक एक इलेक्ट्रॉन है जो बॉन्ड फॉर्मेशन में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, तो इसके पास कितना बॉन्ड पेयर है 1। इसके पास में कितने बॉन्ड पेयर्स है 2, बॉन्ड पेयर जो बॉन्ड बनाते हैं 2। तो लेकिन जो बॉन्ड पेयर में पार्टिसिपेशन नहीं करते बॉन्ड फॉर्मेशन में, दोज इलेक्ट्रॉन विच कैन नॉट पार्टिसिपेट इन द बॉन्ड फॉर्मेशन आर नोन एज लोन पेयर्स, या इसी को हम कई बार बोलते हैं अनशेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, अनशेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, या इन्हीं को हम कई बार बोलते हैं नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स, नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन पेयर। थोड़ा सा चीजों को समझने की कोशिश करें। तो इनके पास कितने इलेक्ट्रॉन पेयर्स है जो बॉन्ड फॉर्मेशन नहीं कर सकता, 1 2 3 4। तो हाउ मेनी लोन पेयर्स आर हियर 4, हाउ मेनी बॉन्ड पेयर्स आर हियर 2, हियर लोन पेयर्स आर 0। क्लियर? बात करें नाइट्रोजन की, तो नाइट्रोजन के पास में टोटल 3 इलेक्ट्रॉन शेयरिंग के लिए अवेलेबल है। अब देखो ऐसा करके इन्होंने अपने नियरेस्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को गेन करा। अब कई बार सवाल उठता है, सर आपने यहाँ 3 को शेयर करवाया, यहाँ 2 ही शेयर क्यों हुए? तो बेटा 2 शेयर करके इसका ऑक्टेट कंप्लीट हो गया, पर यहाँ 3 शेयर करने पड़े तब जाके इसका ऑक्टेट कंप्लीट हुआ।
तो नाइट्रोजन अपना 3 इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ शेयर करवाता है, नाइट्रोजन और नाइट्रोजन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड बन जाता है। कोई पूछे इनके पास में बॉन्ड पेयर कितने हैं, 3, लोन पेयर कितने हैं, 2। अब देखो ओवरऑल 4 है, अगर ईच एटम की बात करते हैं तो इसके पास कितने लोन पेयर है, 2, इसके पास कितने लोन पेयर है, 2, एक के पास कितने लोन पेयर बचे, 1, इसके पास लोन पेयर कितना है, 1, ओवरऑल मॉलिक्यूल में लोन पेयर कितना है, 2। ठीक है, अब ये तो हो गया ऐसे। अब अगर मान लीजिए आप H और Cl की बात कर रहे हैं, तो H और Cl में हाइड्रोजन के पास तो एक ही इलेक्ट्रॉन है, लेकिन Cl के पास होते हैं टोटल 7। कितने होते हैं, 7। अब 7 को कितने इलेक्ट्रॉन, आउटर मोस्ट शेल की बात कर रहा हूं, कितने इलेक्ट्रॉन मिल जाए कि ये 7 अपने नियरेस्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को गेन कर ले, 1। तो ये हाइड्रोजन का ओनली 1 ही इलेक्ट्रॉन शेयर करेगा, और हाइड्रोजन भी अपने नियरेस्ट इनर्ट गैस हीलियम के अकॉर्डिंग आने के लिए अपना 1 इलेक्ट्रॉन शेयर करेगा। तो ऐसे में ओवरऑल आप HCl को कुछ इस तरह से लिख सकते हो। तो अगर बात करें बॉन्ड पेयर की, 1, ओवरऑल लोन पेयर की बात करें तो कितने हैं, 3, इवन सिर्फ क्लोरीन की बात करता है तो कितना है, 3, और हाइड्रोजन का यहाँ पे हम काउंट नहीं कर रहे, 0। तो ये बहुत बेसिक क्वेश्चंस आपके आते हैं। एक आध एग्जांपल आप H2O का भी ले सकते हैं। अगर इसको हटा दें, अगर हम लोग ये सारे एग्जांपल्स वैसे 9th 10th के हैं, बट एक बार के लिए मैं बता देता हूं। देखिए अगर बात करें H2O की, तो H2O में ऑक्सीजन के पास में 6 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। अभी हम इसकी लुईस स्ट्रक्चर बनाने की बात करेंगे। ये सब अभी 11th का पोर्शन अगर कहें बुक के अकॉर्डिंग तो थोड़ा सा इसमें हम लोग इन्वॉल्व करेंगे। नीट IIT में इतना दिमाग नहीं लगवाते, तुमको इससे आगे सीधा एक्सटेंड करवाते हैं। फिर भी अगर H2O की बात करें तो ये जो है, ये हाइड्रोजन्स के पास एक एक इलेक्ट्रॉन होता है। तो हाइड्रोजन ऑक्सीजन का एक इलेक्ट्रॉन को शेयर करवा के अपने हीलियम के अकॉर्डिंग आ जाता है। यहाँ पर भी हाइड्रोजन हीलियम के अकॉर्डिंग आ जाता है, और यहाँ ऑक्सीजन इन दोनों से एक एक इलेक्ट्रॉन की क्या करवाता है, शेयरिंग करवाता है। तो ऐसे में हमारे पास H2O की स्ट्रक्चर आ जाती है, जिसके पास में बॉन्ड पेयर होते हैं बेटा 2, लेकिन लोन पेयर कितने होते हैं यहाँ पे, 2, जिसमें से हाइड्रोजन इसमें इन्वॉल्व नहीं हो रहा है। इस बात का आपको ध्यान रखना है। बोलो क्लियर है? कुल मिलाकर आपको लोन पेयर क्या होते हैं, बॉन्ड पेयर क्या होते हैं, थोड़ा सा तो ये समझ में आया। अब जो मैंने अभी जो स्ट्रक्चर्स बनाई, इनको हम बोलते हैं लुईस डॉट स्ट्रक्चर्स। तो अब हमारा अगला टॉपिक जो होगा, अभी तो मैंने कुछ बेसिक एग्जांपल्स करवाए, अगला टॉपिक जो होगा वो लुईस डॉट स्ट्रक्चर बनाने के ऊपर होगा। वैसे बहुत सिंपल से तरीके हैं बनाने के, कुछ जगहों पे आप लोगों को कुछ रूल्स भी फॉलो करने पड़ेंगे, बट बहुत कॉमन है। एक आज की क्लास के लास्ट टॉपिक के अकॉर्डिंग मैं आपको एक छोटा सा टॉपिक समझा देता हूँ, लुईस सिंबल्स क्या होते हैं। NCERT में छोटा सा टॉपिक दे रखा है, तो मैं आपको बता देता हूँ, है ना। लुईस सिंबल, या इसी को हम लुईस डॉट स्ट्रक्चर भी बोलते ही हैं। देखो लुईस सिंबल्स क्या होते हैं, किसी भी एलिमेंट या किसी भी एटम के आउटर मोस्ट शेल में प्रेजेंट इलेक्ट्रॉन्स को रिप्रेजेंट करने का तरीका है। व्हेन वी रिप्रेजेंट द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन वैलेंस शेल बाय देयर डॉट्स और एस्ट्रिक्स, स्टार लगा के भी रिप्रेजेंट करते हैं कुछ बुक्स में, तो उन रिप्रेजेंटेशंस को हम बोलते हैं लुईस डॉट रिप्रेजेंटेशन, या हम कई बार लुईस सिंबल बोल देते हैं। लुईस डॉट रिप्रेजेंटेशन भी कहा जा सकता है इसको, लुईस डॉट रिप्रेजेंटेशन, लुईस डॉट रिप्रेजेंटेशन। जैसे अगर बात करें लिथियम, तो लिथियम के आउटर मोस्ट शेल में एक ही इलेक्ट्रॉन होता है, तो हम इसको सिर्फ इस तरह से लिख सकते हैं। कई बार बड़ा डॉट बनाते हैं, कई बार कुछ बुक्स में आपको स्टार बनाया मिल सकता है, इसको एस्ट्रिक बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं, एस्ट्रिक, ASTRIC, एस्ट्रिक। तो स्टार से रिप्रेजेंट करो या आप डॉट से रिप्रेजेंट करो, डजेंट मैटर, ठीक है। लिथियम के बाद में कोई पूछे बेरिलियम के पास में कितने इलेक्ट्रॉन है बेटा, 2, बोरोन के पास कितने हैं, 3, कार्बन के पास कितने हैं, 4, नाइट्रोजन के पास कितने हैं, 5, ऑक्सीजन के पास होते हैं 6, और फ्लोरीन के पास कितने होते हैं, 7, एंड लास्ट एंड फाइनल नियोन के पास कितने होते हैं, 8।
जितने वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन्स किसी भी एटम के आउटर मोस्ट शेल में प्रेजेंट है उनको रिप्रेजेंट करना विद द हेल्प ऑफ डॉट्स आर नोन एज लुईस डॉट रिप्रेजेंटेशन, या लुईस सिंबल्स बोलते हैं इनको सिंपली। बोलो क्लियर है, समझ में आ गया आपको? कोवेलेंट बॉन्ड को स्टार्ट करने के बाद में, जो इसका जनरल इंट्रोडक्शन देने के बाद में, हमने ये चेक किया कि कोवेलेंट बॉन्ड में कौन सा थ्योरी कौन सा थ्योरम काम में आता है। तो इसको हम लोग कई बार कॉसेल लुईस कॉन्सेप्ट या लुईस लैंगम्यूर कॉन्सेप्ट भी बोलते हैं, है ना। तो लुईस लैंगम्यूर कॉन्सेप्ट भी कह सकते हैं। और यहां पर आपके बेटा आता है एक ऑक्टेट रूल। इससे पहले हम लोग बात करते हैं ऑक्टेट रूल, ये भी हम लोगों ने कंप्लीट कर दिया था। ऑक्टेट रूल क्या कहता है ना, ईच एंड एवरी एटम हैज टेंडेंसी टू एक्वायर द नियरेस्ट नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन, है ना। वो नियरेस्ट नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन ऑब्टेन करना चाहेगा। इसके लिए वो इलेक्ट्रॉन को लूज भी कर सकता है, गेन भी कर सकता है। अभी हम बात कर रहे हैं कोवेलेंट बॉन्ड की, तो यहां पर हम बात करेंगे इलेक्ट्रॉन के शेयरिंग की। जनरली तो ये ऑक्टेट रूल सब पे अप्लाई हो जाता है। ऑक्टेट रूल आपके आयोनिक बॉन्ड बनने को भी बताता है और आपके कोवेलेंट बॉन्ड बनने को भी बता देता है, ठीक है ना। तो नियरेस्ट नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन को ऑब्टेन करने के लिए एटम्स होते हैं वो इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग करते हैं या इलेक्ट्रॉन को क्या करते हैं, ट्रांसफर करते हैं, ठीक है। उसके बाद में लुईस लैंगम्यूर कॉन्सेप्ट क्या कहता है, तो उससे पहले हम लोगों ने कल एक लुईस डॉट स्ट्रक्चर की बात करी थी। लुईस डॉट स्ट्रक्चर, ठीक है, वो मैंने आपको समझाया। अब ये तो हुई कुछ एलिमेंट्स की, कुछ एटम के लुईस डॉट स्ट्रक्चर्स, लेकिन सम टाइम आपको मॉलिक्यूल्स की भी लुईस डॉट स्ट्रक्चर्स निकालनी पड़ती है, ठीक है ना। तो मॉलिक्यूल्स में आपको ध्यान में क्या रखना है, अब हम बात कर रहे हैं कोवेलेंट बॉन्ड की। और कोवेलेंट बॉन्ड में अगर आप लोगों को किसी मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन समझाना है तो आपको यहाँ पे ऑक्टेट रूल को यूज करते हुए लुईस डॉट स्ट्रक्चर को यूज करते हुए बनाना पड़ेगा, जिसे हम क्या बोलते हैं, लुईस डॉट स्ट्रक्चर्स बोलते हैं। बहुत सिंपल एग्जांपल अगर बात करें, सबसे पहले H2, तो हाइड्रोजन के आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन, 1 इलेक्ट्रॉन, दूसरे के पास में भी कितने, 1। और हाइड्रोजन का नियरेस्ट नोबल गैस क्या होता है, हीलियम। तो हीलियम के अकॉर्डिंग उसका कॉन्फ़िगरेशन हम क्या ले आएंगे, 2। तो हाइड्रोजन के केस में हम उसके नियरेस्ट नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन हीलियम को ऑब्टेन करने के लिए एक एक इलेक्ट्रॉन की क्या करवा लेते हैं, शेयरिंग करवा लेते हैं। उसके बाद में जैसे मान लीजिए आपके पास आ गया O2, तो ऑक्सीजन के पास में टोटल उसके कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 6। इसमें भी ऑक्सीजन के पास में कितने होंगे, दूसरी तरफ 6। और ऑक्सीजन अपने 2 इलेक्ट्रॉन्स तो करेगा ही, इसके अलावा पास वाले के 2 इलेक्ट्रॉन और इधर के 2 इलेक्ट्रॉन की क्या करवा देता है, शेयरिंग करवा देता है। तो कल मैंने आपको बताया था कि जो बॉन्ड बनाने में पार्टिसिपेट लेगा उसे बेटा बोलते हैं बॉन्ड पेयर्स, और जो बॉन्ड बनाने में पार्टिसिपेशन नहीं रखते हैं उन्हें क्या बोलते हैं, लोन पेयर्स। उसके बाद में नाइट्रोजन की बात आती है। नाइट्रोजन के आउटर मोस्ट शेल में, वैलेंस शेल में 5 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, कुछ इस तरह से। 5 इलेक्ट्रॉन्स को कितने इलेक्ट्रॉन्स की नीड है, 3 ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए। तो ये 3 इलेक्ट्रॉन्स और ये 3 इलेक्ट्रॉन्स आपस में क्या करते हैं, शेयरिंग करते हैं, और नाइट्रोजन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड बन जाता है। ये देखिए, तो ये हो जाएगा आपका नाइट्रोजन और नाइट्रोजन का ट्रिपल बॉन्ड। थोड़ा और हम लोग कुछ अलग मॉलिक्यूल्स की बात करें, जैसे H2O, तो H2O में अब देखो 2-4 रूल्स है, उन रूल्स को ध्यान में रखना है। लुईस डॉट स्ट्रक्चर का जो एक सबसे इंपॉर्टेंट रूल है कि सेंट्रल मेटल एटम जो होता है, सेंट्रल मेटल एटम जो होगा वो हमेशा एक लीस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम होगा। कौन होगा, एक लीस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम। बट इसमें आपको याद रखना है एक्सेप्ट हाइड्रोजन एंड फ्लोरीन। तो देखो फ्लोरीन तो होने से रहा, क्योंकि फ्लोरीन तो मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है, बट हाइड्रोजन यहां नहीं हो सकता, क्योंकि हाइड्रोजन कभी सेंट्रल एटम की रोल कर ही नहीं सकता है। हाइड्रोजन के पास बॉन्ड कितने बनाने की कैपेसिटी होती है, 1। तो अगर कोई एटम 1 ही इलेक्ट्रॉन 1 ही बॉन्ड बना सकता है, तो क्या कभी वो सेंट्रल एटम हो सकता है, नेवर, ठीक है। तो आपको H2O में बताइए कौन सेंट्रल एटम होगा, ऑक्सीजन। भले ही ये लीस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव नहीं है, बट हाइड्रोजन के रेस्पेक्ट में इसको सेंट्रल एटम कहा जा सकता है। फिर हम क्या करेंगे, 2 तरफ हाइड्रोजन्स लगा देंगे। ऑक्सीजन के पास में, उसके पास में कितने टोटल इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, 6, और हाइड्रोजन के पास में क्या होता है, 1। ये एक तरह का हिट एंड ट्राई वाला मेथड है। इसमें आप लोगों को ये चेक करना पड़ेगा कि क्या करें कि हाइड्रोजन भी अपने नियरेस्ट कॉन्फ़िगरेशन के पास आ जाए और ऑक्सीजन भी अपने नियरेस्ट इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन के पास आ जाए। तो आप अगर देखें तो हाइड्रोजन यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन ऑक्सीजन का लूज
एक्सेप्ट करेगा, शेयर करेगा, और ऑक्सीजन हाइड्रोजन के ये दोनों इलेक्ट्रॉन शेयर करेगा। ऐसे में अगर देखा जाए तो वाटर मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन हो गया, हाइड्रोजन क्या है, इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन ऑब्टेन हो गया, ऑक्सीजन के पास में भी क्या हो गया, नियरेस्ट इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन ऑब्टेन हो गया, और आपके पास में ये कुछ इस तरह से मॉलिक्यूल्स देखने को मिलता है। ठीक है, ये आ गया आपका H2O। इसी तरह से हम बात करेंगे CO2। CO2 में सेंट्रल एटम कौन होगा बेटा, लीस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम कौन है, कार्बन। तो लीस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव को आपको कहाँ रखना है, सेंटर में। उसके अलावा मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव जो दूसरे कुछ भी है उन्हें कहाँ रखना है, सराउंडिंग की जगह। कार्बन के पास टोटल कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं बेटा, 4। अब देखो 4 इलेक्ट्रॉन है, और इधर ऑक्सीजन के पास में कितने हैं, 6। अब क्या करे ऑक्सीजन कि उसका ऑक्टेट कंप्लीट हो जाए, तो ऑक्सीजन के 2 इलेक्ट्रॉन्स को कार्बन के 2 इलेक्ट्रॉन के साथ शेयर होना पड़ेगा, और हमारे पास कार्बन के 2 इलेक्ट्रॉन्स शेयर करने के लिए अवेलेबल है। तो हम क्या करेंगे, हम इनको इस तरह से क्या करवा देंगे, शेयर करवा देंगे। और ये लीजिए, ऑक्सीजन का क्या हो गया, ऑक्टेट कंप्लीट। इधर से भी ऑक्सीजन का ऑक्टेट क्या हो गया, कंप्लीट। और इधर से कार्बन का भी ऑक्टेट क्या हो गया, कंप्लीट हो गया। और इस तरह से हमारे पास में CO2 की स्ट्रक्चर आ जाती है। बोलिए क्लियर हुआ। ऐसे ही हम बहुत सारे दूसरे मॉलिक्यूल्स की भी बात कर सकते हैं। हाइड्रोजन के पास में 1 इलेक्ट्रॉन, Cl के पास टोटल 7 इलेक्ट्रॉन्स, 7 में से 1 इलेक्ट्रॉन Cl हाइड्रोजन के साथ शेयर करेगा और HCl का फॉर्मेशन करेगा। बोलिए बात समझ में आई। तो HCl हो गया आपका, H2NH3 कुछ भी बना सकते हैं इसमें, मोस्ट ऑफ कंपाउंड्स आपके यहाँ पे बन सकते हैं। ठीक है, नाइट्रोजन सेंट्रल एटम होगा, हाइड्रोजन सेंट्रल एटम हो नहीं सकता। नाइट्रोजन के पास में टोटल कितने, 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, जिनमें से एक एक हाइड्रोजन के साथ में एक एक इस तरह से जुड़ जाएंगे। देखिए इसको बनाने की कई सारी ट्रिक्स भी दे रखी है, बहुत जगहों पे आपको अलग अलग बुक्स में लुईस डॉट स्ट्रक्चर बनाने की ट्रिक्स भी दे रखी है। देखो ट्रिक्स कुछ कुछ एग्जाम्पल पे अप्लाई होती है और कुछ एग्जाम्पल पे अप्लाई नहीं होती है। जब हमें फाइनली हम लोगों को हिट एंड ट्राई मेथड लगाकर फॉलो करना ही है तो क्यों ना हम लोग सब पे ही अप्लाई करें। फिर एक ट्रिक, भाई देखो ट्रिक या कोई टेक्निक तब यूजफुल है जब वो सभी चीजों पर अप्लाई हो, तब तो हम उसे याद भी करें, लर्न भी रखें। अब ट्रिक में भी एक्सेप्शन है कि भाई ये ट्रिक यहाँ अप्लाई होगी, वहां अप्लाई नहीं होगी। तो मेरा ऐसा मानना है कि फिर उसमें ट्रिक नहीं, आपको जो तरीका है उसी को फॉलो करना ज्यादा ठीक रहेगा। ठीक है ना। तो ये कुछ एग्जाम्पल आ गए आपके पास में, है ना, लुईस डॉट स्ट्रक्चर के। अब यहां तो क्या होता है कि ये तो आपको कुछ कॉमन एग्जाम्पल दिखे और जो आपको यहाँ पे कोई परेशानी नहीं ला रहे, लेकिन कुछ एग्जाम्पल्स आपको थोड़ा सा सोचने को मजबूर करेगा। ठीक है ना। तो वहां आप लोगों को देखो, लुईस डॉट स्ट्रक्चर सिर्फ और सिर्फ फोकस करता है ऑक्टेट के ऊपर। 8 इलेक्ट्रॉन आने चाहिए, चाहे उसके लिए किसी को इलेक्ट्रॉन देना पड़े चाहे इलेक्ट्रॉन लेना पड़े, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर आपको बोल दिया जाए कि CO मॉलिक्यूल की लुईस डॉट स्ट्रक्चर बनाइए, कार्बन मोनोऑक्साइड की लुईस डॉट स्ट्रक्चर बनाइए, तो देखो करना क्या है। अब यहां पर सराउंडिंग कहो सेंट्रल कहो दोनों एक ही है ना। कार्बन के पास में टोटल कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं बेटा, 1 2 3 4, और ऑक्सीजन के पास होते हैं टोटल 6। अब अगर कार्बन अपना 1 इलेक्ट्रॉन इसके साथ में शेयर करवाने जाए, सोचना इसको थोड़ा ध्यान से देखना, शेयर करवाए तो ऑक्सीजन का नो डाउट ऑक्टेट कंप्लीट हो जाएगा, लेकिन क्या कार्बन का ऑक्टेट कंप्लीट हुआ, नहीं हुआ। 2 4 एंड 2 6, 8 इलेक्ट्रॉन अभी भी मतलब कंप्लीट नहीं हुए। तो ऐसा क्या हो सकता है कि यहां पर 8 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट हो जाए। तो यहां समझने की बात है, ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए ऑक्सीजन ने कार्बन को 1 इलेक्ट्रॉन सिर्फ और सिर्फ ऐसा कह सकते हो डोनेट किया। देखो डोनेशन अलग है, ट्रांसफर अलग है, शेयरिंग अलग है। ट्रांसफर का मतलब है कंप्लीट कैटायन कंप्लीट एनायन का फॉर्मेशन। शेयरिंग का मतलब है अगर 1 इलेक्ट्रॉन सामने वाला देता है तो दूसरा इलेक्ट्रॉन भी सामने वाला देगा। तीसरे केस में अगर डोनेशन है तो डोनेशन में क्या होगा, डोनेशन में सिर्फ 1 इलेक्ट्रॉन देगा और डोनेशन वापस लिया जा सकता है। देखो इलेक्ट्रॉन जो ट्रांसफर होगा, आयोनिक बॉन्ड जो होगा उसमें कंप्लीट ट्रांसफर होता है, जबकि डोनेशन में या कोऑर्डिनेट बॉन्ड में पार्शियल ट्रांसफर होता है, कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन नहीं होता है। इस बात का आपको ध्यान रखना है। ठीक है ना। तो यहां पर अगर ये कोई भी 1 2 इलेक्ट्रॉन्स, देखो कार्बन ऑक्सीजन का तो ऑक्सीजन के पास ही रहा, कार्बन को 1 इलेक्ट्रॉन उसने दिया और ये भी देकर
आयोनिक बॉन्ड नहीं बना रहा है, ये भी कैसा बना रहा है, एक स्पेशल बॉन्ड बना रहा है जिसको हम बोलते हैं कोऑर्डिनेट बॉन्ड। क्या बोलते हैं, कोऑर्डिनेट बॉन्ड। अब याद रखना आप लोग, ये तो दोनों मैं यहां लिख देता हूं, देखो ऐसा करके ऑक्सीजन के तो अभी भी 6 और 2 8, लेकिन कार्बन के देखो 3 3 6 एंड 2 क्या हो गए 8, और इस तरह से इसका ऑक्टेट क्या हो जाता है, कंप्लीट। अब इसको बनाते कैसे हैं, देखो ना तो ये प्योर कोवेलेंट माना जा सकता है और ना ही ये प्योर आयोनिक माना जा सकता है। तो कई बार, ध्यान से सुनना, कई बार तो इसको इस तरह से लिखा जाता है, ऐसे ऐसे ऑक्सीजन के और कार्बन के बीच में ये लगा देते हैं एक एरो। एरो का मतलब, ये एरो क्या होता है, एरो बोलता है डेटिव बॉन्ड। ये क्या कहलाता है, डेटिव बॉन्ड, जिसका एरो का जो बैक साइड है, ये वाला साइड, ये डोनर वाला होता है और ये क्या होता है, एक्सेप्टर वाला होता है। ठीक है, कई बार ऐसा नहीं करके, ध्यान से सुनना, क्योंकि अभी तक हमने डेटिव बॉन्ड नहीं पढ़ाया है, तो कई बार यहाँ पर ये एरो नहीं बनाकर सिर्फ सिंगल नॉर्मल बॉन्ड बनाते हैं और ऑक्सीजन पे लगा देते हैं प्लस और कार्बन पे क्या लगा देते हैं, माइनस। इससे और क्लियर हो गया कि ऑक्सीजन ने कार्बन को इलेक्ट्रॉन डोनेट किया है। और प्लस और माइनस कब आते हैं, जब प्योर आयोनिक बॉन्ड बनता है, बट यहाँ पर प्लस और माइनस भी है और साथ में एक सिंगल बॉन्ड भी साथ में एक्स्ट्रा लगा रखा है। तो ये जो केस है, ये भी आपको ऑक्टेट थ्योरी के अकॉर्डिंग समझना चाहिए, समझना पड़ेगा, आ सकता है। सिर्फ और सिर्फ एक ही चीज पे फोकस रखना है, ऑक्टेट कंप्लीट होना चाहिए, बाकी ये कुछ और बात नहीं करता है। इसी तरह का एक दूसरा एग्जाम्पल और होता है आपका NO2। NO2 दे रखा है तुम्हारी बुक में, है ना। तो NO2 माइनस अगर लेना है, चलो एक बार के लिए मैं NO2 माइनस करता हूं, चलो इसको कैसे करते हैं उसको भी समझना। NO2 माइनस में सेंट्रल एटम कौन होगा हमारा, नाइट्रोजन, ऑब्वियसली लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम नाइट्रोजन, देन 3 ऑक्सीजन है। ठीक है, अब तीनों ऑक्सीजन के पास में, तो देखो नाइट्रोजन के पास में अपने खुद के कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 3, सॉरी NO2 है ना, ठीक है, सॉरी NO2, तो नाइट्रोजन के खुद के पास में कितने हैं, 5 इलेक्ट्रॉन्स है खुद के, जिसमें से 3 इलेक्ट्रॉन्स इस तरह से और 1 इलेक्ट्रॉन पेयरिंग की फॉर्म में रहता है। अब देखो मुझे यहाँ पे सीधा क्लियर दिख रहा है कि मैं अगर इस तरह से ये लिखूं तो ऑक्सीजन का तो ऑक्टेट पूरा हो जाएगा, लेकिन अगर मैं एक सिंगल बॉन्ड बनाने जाऊं तो देखो नाइट्रोजन का ऑक्टेट देखो 2 4 6 7 8, यहाँ से नाइट्रोजन का ऑक्टेट कंप्लीट हो गया, लेकिन यहाँ देखो आप ऑक्सीजन का ऑक्टेट कंप्लीट हुआ क्या, नहीं हुआ। बट अगर आप याद से देखें तो आपके मॉलिक्यूल के ऊपर क्या लगा हुआ है, -1। अब ये -1 क्या है, अब आपको भी पता है कि नेगेटिव चार्ज नाइट्रोजन पे तो कभी नहीं आ सकता। ऑक्सीजन और नाइट्रोजन का मॉलिक्यूल है, तो नाइट्रोजन ऑक्सीजन में से मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम कौन हुआ, ऑक्सीजन। तो ऑक्सीजन के पास नेगेटिव चार्ज रखने की टेंडेंसी ज्यादा है, तो अब ये माइनस कहाँ लगा सकते हो आप, ऑक्सीजन पे लगा सकते हो। अब क्या इस ऑक्सीजन पे लगेगा, नहीं, क्योंकि ये ऑलरेडी स्टेबल है। तो ये जो एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन है, मैं इसको ऐसे स्टार बना के लिख देता हूं, ये एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन जो है ये हम ऑक्सीजन को दे सकते हैं। तो इसका मतलब ओवरऑल NO2 माइनस पे जो -1 चार्ज है वो एक्चुअली किसके ऊपर है, एक ऑक्सीजन के ऊपर है। अब चाहे आप यहां बना के लिखो, चाहे आप इसको डबल बॉन्ड की जगह सिंगल बॉन्ड करके यहां बना के लिखो, एक ही बात है। बोलो बात समझ में आई। ये इस तरह से आपको क्या बनानी होती है, लुईस डॉट स्ट्रक्चर्स का फॉर्मेशन करना होता है। ठीक है, ये आपके पास में आ गई NO2 माइनस। इसी तरह से आप लोग और क्या बना सकते हैं, जैसे CO3 2 माइनस। नेक्स्ट एग्जांपल देखें, थर्ड CO3 2 माइनस, इसी तरह का एग्जांपल है CO3 2 माइनस। देखें C3Os, ये इधर कार्बन के पास में टोटल कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, 4। तो 4 में से देखो 2 तो मैं इसको दे देता हूं और 1 इनको दे देता हूं, तो ये 2 इस ऑक्सीजन के 2 इलेक्ट्रॉन के साथ में क्या कर लेगा, डबल बॉन्ड बना लेगा। अब आपके पता है आपको कि यहाँ पर ऑक्सीजन के पास में टोटल 6 इलेक्ट्रॉन्स में से अभी ये इस तरह से हमने लिख दिया 6 इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है, 2 4 6। अब अगर कार्बन अपना ऑक्टेट पूरा करना चाहेगा तो इसके साथ क्या बनाएगा, सिंगल बॉन्ड बनाएगा। क्या बनाएगा, सिंगल बॉन्ड। बट अभी भी ऑक्सीजन सेटिस्फाइड नहीं है, पर आपको पता है कि आपके CO3 के ऊपर क्या लगा हुआ है, 2 माइनस। तो ये 2 माइनस किसको दिए जा सकते हैं, ऑक्सीजन को।
उसको नहीं देंगे जो ऑक्सीजन स्टेबल है, उसको देंगे जो अनस्टेबल है। तो मैं यहाँ पर एक माइनस चार्ज और एक यहाँ पर माइनस चार्ज लगा दूँ तो ऑक्सीजन क्या हो जाएगा, सेटिस्फाइड हो जाएगा और आपका कार्बन का ऑक्टेट भी कंप्लीट और आपके पास ऑक्सीजन का भी ऑक्टेट कंप्लीट हो जाएगा। कुल मिलाकर आपको लुईस डॉट स्ट्रक्चर्स का फॉर्मेशन करना आना पड़ेगा। ठीक है, CO2 O2 के बाद में देखिए नेक्स्ट एग्जांपल O3, ओजोन का एग्जांपल देखिए। बेटा ये सब नोट्स में नहीं है तो आई थिंक आपको ड्रॉ करना चाहिए था, ठीक है ना, अगर कर रहे हो तो अच्छी बात है। O3, अब देखो O3 में ऑक्सीजन ऑक्सीजन एंड ऑक्सीजन, ठीक है। अब अगर देखें तो 6 इलेक्ट्रॉन्स में से 2 4 और मान लो यहाँ पे 2 6 है और आपको लग भी रहा होगा कि सर ये तो बड़ा इजी एग्जांपल है, क्या हो गया, देखो ये ऑक्टेट इसका कंप्लीट हो गया और इधर से भी ऑक्टेट कंप्लीट हो गया, राइट। पर आप अगर देखें तो ये ऑक्सीजन 2 4 6 तो खुद के 2 8 एंड 2 क्या हो गए 10, तो 10 तो करना नहीं है। हमारा ऑक्टेट रूल कहता ही क्या है कि टोटल इलेक्ट्रॉन्स 8 होने चाहिए, है ना। तो अब क्या कर सकते हैं हम ऐसा, तो सुनो, ऑक्सीजन अगर यहां पर एक सिंगल बॉन्ड रखे, ध्यान से सुनना, अगर एक सिंगल बॉन्ड बनाने की कोशिश करें तो इसके पास में एक इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएगा, फ्री। भाई एक इसके पास फ्री हो गया, एक इसके पास फ्री हो गया। अब ऑक्सीजन क्या करे कि इसको अपना ऑक्टेट भी कंप्लीट हो जाए और इसका काम भी हो जाए। अगर ये ऑक्सीजन इसको अपना एक इलेक्ट्रॉन दे देता है तो इस ऑक्सीजन पे क्या आएगा, प्लस, और इस ऑक्सीजन पे क्या आएगा, माइनस, और यहां पर क्या बच जाएगा, सिंगल बॉन्ड। और ऐसा करके ऑक्सीजन का भी ऑक्टेट क्या हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा। मतलब देखो बेटा, मोरल ऑफ द स्टोरी क्या है, ये थ्योरी सिर्फ इतना कहती है कि आप कैसे भी करके ऑक्टेट ले आओ। वो सही है गलत है, वैसा होता है नहीं होता है, वो बाद की बात है। अगर आपको लुईस स्ट्रक्चर बनानी है तो आप कैसा भी करके कुछ भी करके आपको ऑक्टेट लाना है। प्लस माइनस होता है नहीं होता है, पॉसिबल होगा कि नहीं होगा, वो सब बात की बात है। तो आपको अभी और कुछ दिमाग नहीं लगाना है, आपको सिंपली ये सोचना है कि क्या यहाँ पे ऑक्टेट पॉसिबल है या नहीं है, ठीक है ना। तो आपको बस उसको ये ध्यान देना है कि भाई हमें कैसे भी करके ऑक्टेट मिलना चाहिए। तो यहाँ पर प्लस, यहाँ पर माइनस, ये आपका आ गया ओजोन मॉलिक्यूल की स्ट्रक्चर आ गया, ठीक है। ओजोन मॉलिक्यूल की स्ट्रक्चर के बाद में अगर हम लोग बात करें, NO2 माइनस हो गया, NO3 माइनस, चलिए NO3 माइनस बनाते हैं। NO3 माइनस, वापस वही नाइट्रोजन ऑक्सीजन ऑक्सीजन ऑक्सीजन, ठीक है। 2 बॉन्ड यहां बन गए, कोई चिंता वाली बात नहीं है। ये 2 लोन पेयर, ठीक है, और ये 1 इलेक्ट्रॉन। अब इसमें से ये एक इसको मिल गया, भाई यही होगा और तो क्या ही हो सकता है। अब ऐसे में हमारे पास में एक माइनस और है, ध्यान से देखना। ऑक्सीजन के पास में कुछ ये स्ट्रक्चर्स है, 2 2 4 एंड 5 6, 1 2 3 4 5 6, ठीक है। और नाइट्रोजन के पास ले दे के कितने हैं, 5 इलेक्ट्रॉन्स। अगर आप ये नहीं करना चाहते, आप इसको लोन पेयर रख लें और ये इलेक्ट्रॉन, आप ऐसे समझने की कोशिश करें। मतलब कहने का ये है कि आपको कहीं ना कहीं से कोई ना कोई एक इलेक्ट्रॉन डोनेट करना पड़ेगा और एक एक्स्ट्रा रखना पड़ेगा। तो देखो होता क्या है, यहाँ नाइट्रोजन के पास फिर लोन पेयर नहीं रहता, ये लोन पेयर में से एक इसके पास आया और इसने और इसके साथ क्या बना लिया, डबल बॉन्ड बना लिया, ठीक है। अब एक हमारे पास एक्स्ट्रा क्या बचा हुआ है, माइनस, एक क्या बचा हुआ है, माइनस। क्या मैं अगर इसको माइनस दे दूं, इसको मैं माइनस दे दूं, तो क्या इसका ऑक्टेट भी कंप्लीट हो जाएगा ना, हो जाएगा। अब फाइनली क्या बचा, माइनस तो एक ही था। तो फिर अब अगर ये नाइट्रोजन अपना एक इलेक्ट्रॉन इसको दे दे, किसको दे दे, इधर से, और इसके ऊपर क्या आ जाएगा, प्लस, और इसके ऊपर क्या आ जाएगा। अब आपको क्या सर, तो 1 प्लस और 2 माइनस हो गए, कोई दिक्कत नहीं है। 1 प्लस और 1 माइनस तो क्या हो गया, कैंसिल। तो ओवरऑल उस मॉलिक्यूल पे कितना चार्ज रहा, -1। इसको क्लियर करने के लिए एक नया कॉन्सेप्ट और हमारे बुक में दिया हुआ है, वो है फॉर्मल चार्ज। भाई
ये जो आपने हिट एंड ट्राई करके किया, क्या ये सही है, क्या ऐसा होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, इसको वापस क्लियरिफाई करता है फॉर्मल चार्ज। तो हम आगे जब बढ़ेंगे तो फॉर्मल चार्ज आपको और समझ में आ जाएगा, जो आपको ये क्लियर करेगा कि ऐसा हो सकता है या नहीं हो सकता। और इस तरह से अगर आप देखें तो नाइट्रोजन के पास में इसका कंप्लीट ऑक्टेट आ जाता है। तो ये नाइट्रोजन, ये डबल बॉन्ड, ये नाइट्रोजन का ऑक्सीजन, ये वापस ऑक्सीजन, ये माइनस, ये प्लस, और ये आ गया माइनस। आप चाहे तो इसको डेटिव बॉन्ड की तरह भी लिख सकते हैं, एरो बनाकर भी लिख सकते हैं। बोलो क्लियर हुआ कि नहीं हुआ बेटा, है ना? तो आप एरो बना के लिखें, आप डेटिव बॉन्ड बना के लिखें, वो आपकी मर्जी। एक और फाइनल एग्जांपल आप लिख दीजिए, H3O प्लस, H3O प्लस और एक N। अब देखो ऑक्सीजन सेंट्रल एटम का काम करेगा, 3 हाइड्रोजन्स आपके पास में सराउंडिंग एटम का काम करेंगे, ठीक है। ऑक्सीजन के पास में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं? 2, 4 एंड 6। अब देखो वैसे तो 6 होने चाहिए थे, बट आपको पता है कि यहाँ पर सेंट्रल एटम का काम कौन कर रहा है? ऑक्सीजन। अच्छा, हाइड्रोजन के पास तो एक ही इलेक्ट्रॉन होता है, और एक ही इलेक्ट्रॉन अगर चला जाएगा तो हाइड्रोजन तो एग्जिस्ट ही नहीं करेगा। तो टेक्निकली ये माना जा सकता है कि एक जो इलेक्ट्रॉन गया होगा वो कहाँ से गया होगा? ऑक्सीजन से गया होगा। तो देखो ऑक्सीजन के पास टोटल 6 इलेक्ट्रॉन्स में से मैंने यहाँ क्या लिखे हैं? 5। और 5 लिखने की वजह यह है कि इसके पास एक इलेक्ट्रॉन क्या है? डेफिशिएंट है, कम है ही नहीं, एब्सेंट है। जैसे आपने माइनस वाले में एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन ऐड किया अपनी मर्जी से, तो आप यहाँ पर भी इलेक्ट्रॉन कम कर सकते हो। और कहां से कम होगा वो आपको अज्यूम करके सोचना पड़ेगा। अगर आप हाइड्रोजन से एक इलेक्ट्रॉन लूज करवा देते हो तो फिर हाइड्रोजन रहा ही नहीं इसके अंदर, वो तो हो ही नहीं सकता। अब ऐसे में ये इस तरह से, तो ये टोटल ये और अगर आप इधर देखें तो ये ऑक्सीजन का ऑक्टेट कंप्लीट। तो ऑक्सीजन का ऑक्टेट 2, 4, 6 एंड 8 और हाइड्रोजन का ड्यूएट कंप्लीट। ये कुछ इस तरह से बनाया जा सकता है। मेरे ख्याल से अब आप अमोनियम आयन का बना सकते हो, है ना? ये नाइट्रोजन, ये 4 हाइड्रोजन, और ऑब्वियस है कि 5 इलेक्ट्रॉन्स नाइट्रोजन के पास होते हैं, तो अभी कितने बच जाएंगे? ओनली 4। और यहाँ मैं क्या लगा सकता हूँ? प्लस। हाइड्रोजन अपना अपना एक एक इलेक्ट्रॉन लेके आएगा, ये इन्होंने बना लिया अपना ड्यूएट, और ये नाइट्रोजन ने बना लिया अपना ऑक्टेट। बोलो कोई दिक्कत हो तो बताओ। चलिए बेटा, अब इसी को थोड़ा क्लैरिफाई करने के लिए हम एक नया कॉन्सेप्ट पढ़ते हैं जिसका नाम है फॉर्मल चार्ज। मैं लगे हाथ इसी के साथ बता देता हूं। फॉर्मल चार्ज आपके एनसीईआरटी में आया हुआ है, ठीक है ना? अपना नेक्स्ट टॉपिक है फॉर्मल चार्ज। देखिए वैसे फॉर्मल चार्ज की ऐसी कोई एग्जैक्ट डेफिनेशन तो नहीं दे सकते हम लोग, फिर भी अगर इसके फॉर्मूला को देखें तो इसके फॉर्मूला को देखकर हम इसकी डेफिनेशन बना सकते हैं कि भाई फॉर्मल चार्ज क्या होता है। फॉर्मल चार्ज एक तरह का डिफरेंस है, किसका? वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन ऑफ दैट एटम इन फ्री स्टेट एंड द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन दैट एटम ऑफ इन देयर मॉलिक्यूल, है ना? किसी मॉलिक्यूल में उस एटम के खुद के नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने शेयर्ड अनशेयर्ड है वो, और साथ ही साथ उस मॉलिक्यूल का फ्री स्टेट में कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स उसके वैलेंस शेल में होने चाहिए, उनका डिफरेंस, ये क्या कहलाता है? फॉर्मल चार्ज कहलाता है, ठीक है? अगर आप लिखना चाहें डेफिनेशन तो लिख सकते हैं। अगर कोई पूछे इसका डायरेक्ट आपको फॉर्मूला, फॉर्मल चार्ज इज इक्वल टू V, यहां पर होगा वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है, माइनस L माइनस 1/2 S, है ना? L लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है, S शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है ना? चलिए अब सीधा हम फॉर्मल चार्ज को फाइंड करते हैं, और मैं एक बार के लिए इन दोनों स्ट्रक्चर का फॉर्मल चार्ज निकालता हूं। सपोज करो मैं इस ऑक्सीजन को ऑक्सीजन नंबर 1, इसको ऑक्सीजन नंबर 2 और इसको ऑक्सीजन नंबर 3 बोल देता हूं, तो इंडिविजुअल निकालने में ज्यादा आसानी रहेगी, ठीक है? ऑक्सीजन नंबर 1 के लिए हम फॉर्मल चार्ज निकालने जा रहे हैं, ठीक है? तो इसके लिए फॉर्मल चार्ज का फॉर्मूला देखो। आपको सबसे पहले यह सोचना है कि हम ऑक्सीजन का निकाल रहे हैं, और ऑक्सीजन का वैलेंस शेल में जो फ्री स्टेट में
अकेले में ऑक्सीजन के पास इतने इलेक्ट्रॉन होता है 6, ठीक है। 6 कैसे? ऑक्सीजन अकेला होता है तब कितने इलेक्ट्रॉन रखता है? 6 माइनस लोन पेयर उसके पास अभी कितने हैं? 2 4 6 इलेक्ट्रॉन्स। इस स्ट्रक्चर के अंदर उसको कितने लोन पेयर दिखाई दे रहे हैं? 6 लोन पेयर इलेक्ट्रॉन माइनस 1/2। शेयर्ड पेयर इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 2। ये लीजिए 2, और ऐसा करके आपने ये निकाला 1, माइनस का 6 माइनस का 1 क्या हो गया? माइनस का 7 और प्लस का 6 कितना हो गया? माइनस का 1। क्या आपको इस स्ट्रक्चर में इसके ऊपर -1 चार्ज दिख रहा है? इसका मतलब आपके स्ट्रक्चर में यहाँ -1 आना वैलिड है, ठीक है। यही मैं ऑक्सीजन नंबर 2 की बात करूं इस पे, ठीक है, तो इसके पास फ्री स्टेट में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन वैलेंस कितने होते हैं? 6। अभी लोन पेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 2। टोटल बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं? 1 2 3 4 5 6, ठीक है। ये लीजिए 6, 2 3 6, माइनस का 2 माइनस का 3 कितना हो गया? माइनस का 5 और प्लस का 6 क्या आएगा? देखिए आपको यहाँ पे दिख रहा है +1, इसका मतलब इस पे क्या आना चाहिए? 0। इसका मतलब यहाँ पर आपके पास ऑक्सीजन के 3rd नंबर पे क्या आना चाहिए? 0। चलिए नंबर ऑफ वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 6। उसके बाद में लोन पेयर कितने हैं? 4। बॉन्डेड कितने हैं? 4। ये आ गया, ठीक है। 2 2 4, ठीक है। माइनस का 4 माइनस का 2 कितना होता है? माइनस का 6, और माइनस का 6 और प्लस का 6 कैंसिल हो जाएगा। क्या आंसर आएगा? 0। इसका मतलब जो आपने ये किया बिल्कुल परफेक्ट किया, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर भी सेम है। ऑक्सीजन नंबर 1, ऑक्सीजन नंबर 2, ऑक्सीजन नंबर 3 और नाइट्रोजन एक ही है तो नाइट्रोजन अलग से लिख देंगे, ठीक है। सबसे पहले ऑक्सीजन नंबर 1 किसकी बात हो रही है बेटा? NO3 माइनस की बात हो रही है। यहाँ किसकी बात हो रही थी? ओजोन की बात हो रही थी, ठीक है। ऑक्सीजन नंबर 1 की बात करें तो ऑक्सीजन नंबर 1 के पास में टोटल नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं? 6 माइनस टोटल नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने हैं? लोन पेयर इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 6 माइनस 1/2। पेयर्ड कितने हैं? 2। बोलो कितना आया? माइनस का 6 माइनस का 1 माइनस का 7 और प्लस का 6। क्या यहाँ पे आपको -1 दिख रहा है? यस। ऑक्सीजन नंबर 2 को देखें, नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन 6, नंबर ऑफ लोन पेयर इलेक्ट्रॉन 4 माइनस हाफ, टोटल इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 4। इसके अंदर शेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 4। ये 2 2 4, माइनस का 4 माइनस का 2 माइनस का 6 प्लस का 6 क्या हो गया? कैंसिल। वहाँ पर भी देखो 0 दिख रहा है, ठीक है। ऑक्सीजन नंबर 3, ऑक्सीजन नंबर 3 का 6 माइनस अनशेयर्ड इलेक्ट्रॉन 6, ठीक है, माइनस हाफ शेयर्ड इलेक्ट्रॉन 2। सेम ऊपर वाली कंडीशन आ रही है, ठीक है। 1 माइनस का 6 माइनस का 1 प्लस का माइनस का 7 और प्लस का 6 क्या हो गया? माइनस का 1। इसका मतलब हमने जो ये किया वो गलत नहीं था, ठीक है। एंड फाइनली नाइट्रोजन के लिए वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं? 5 वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन 5, ठीक है। लोन पेयर कुछ नहीं है तो लोन पेयर 0 माइनस शेयर्ड कितने हैं? 2 4 6 एंड 8। टोटल शेयर्ड कितने हैं? 8। 2 4 8, 5 माइनस 4। बोलो बात समझ में आई? क्या आप इस तरह से अभी मैंने जितनी भी पीछे लुईस स्ट्रक्चर्स बनवाई, क्या आप उनके फॉर्मल चार्जेस निकाल सकते हो? और स्पेशली जहाँ पर आपको लग रहा है कि प्लस माइनस कहीं ना कहीं आया था, चाहे वो CO के स्ट्रक्चर हो, चाहे वो अमोनियम आयन के स्ट्रक्चर हो, चाहे वो कार्बोनेट आयन के स्ट्रक्चर हो, चाहे किसी की भी हो, क्या हम उनको देखकर ये पता लगा सकते हैं ना कि इसका फॉर्मल चार्ज क्या होगा? और ये फॉर्मल चार्ज एक तरह से रिलेटेड टॉपिक है। लुईस डॉट स्ट्रक्चर बनाने के साथ में हेल्प करता है फॉर्मल चार्ज। मतलब अगर आपने ये सब करने के लिए कर दिया और ये बना लिया तो आपके दिमाग में कन्फ्यूजन आ सकता है कि सर ऐसा थोड़ी होगा, आपने NO3 के ऊपर तो -1 था वो तो लगा दिया, लेकिन ये किस हिसाब से लगाया? तो मान लो अगर लगा दिया तो फॉर्मल चार्ज के अकॉर्डिंग भी हमको ये सही मिलना चाहिए, और ये दोनों तरीके से सही मिल रहा है, इसका मतलब हमारा ये आंसर राइट है। बोलो क्लियर हुआ?
ये लुईस डॉट स्ट्रक्चर्स कहलाती है ना, जो हम लोगों को ध्यान में रखनी है। आपके नोट्स में भी दे रखी है कोवेलेंट बॉन्ड की लुईस लैंगम्यूर कॉन्सेप्ट, उसके बाद में उसके बहुत सारे एग्जांपल्स दे रखे हैं। और अब बात करें सीधा इसके, है ना, हम लोग बात करेंगे तो एक्सेप्शन की बाद में पहले लिमिटेशन पढ़ लेते हैं, थोड़े से लिमिटेशन फिर एक्सेप्शन कर लेंगे, एक ही बात है। अब देखिए ये मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गया होगा, 2 एग्जाम्पल काफ़ी है, ठीक है। अब हम बात करें इसकी लिमिटेशंस क्या है, मतलब ये आपको क्या क्या बता सकता है, क्या नहीं बता सकता है, या इसका रीजन क्या है। देखिए वैसे तो बहुत सारी लिमिटेशन, बहुत सारे एक्सेप्शंस है, इसके लिमिटेशंस है, ठीक है ना, फिर भी हम लोगों को थोड़ा बहुत पता होना चाहिए। हम बात करें लिमिटेशंस, हम अभी एक्सेप्शन की बात नहीं कर रहे, सिर्फ लिमिटेशन की बात करें। सबसे इंपॉर्टेंट लिमिटेशन क्या, ये थ्योरी हमें किसी मॉलिक्यूल के शेप के बारे में कुछ भी नहीं बताती। मतलब आप ऑक्टेट थ्योरी की हेल्प से जरूर मॉलिक्यूल का बनना समझा सकते हो कि ये कैसे बना, लेकिन आप इस ऑक्टेट थ्योरी की हेल्प से ये नहीं पता लगा सकते कि उस मॉलिक्यूल का शेप क्या होगा। अभी अगर आप पीछे देखें तो हमने ओजोन को भी देखो ऐसे स्ट्रेट बना लिया, हमने CO2 को भी ऐसे स्ट्रेट बना लिया, और हमने H2O को भी क्या कर लिया है, ऐसे स्ट्रेट बना लिया। बट जब आगे हम लोग स्टडी करते हैं तो पता चलता है कि H2O, CO2 और ओजोन, इन तीनों की स्ट्रक्चर सेम नहीं होती है। मतलब ये थ्योरी इट कुड नॉट explain about shape of molecule। शेप ऑफ मॉलिक्यूल के बारे में ये थ्योरी आपको नहीं समझाती। दूसरा है ना, इट डू नॉट या इट कैन नॉट एक्सप्लेन अबाउट बॉन्ड पैरामीटर्स। बॉन्ड पैरामीटर्स का मतलब क्या, आपको ये बॉन्ड लेंथ नहीं समझा सकती। भाई अगर सिंपली अगर सोचें तो ऑक्सीजन और ऑक्सीजन के बीच यहाँ भी सिंगल बॉन्ड है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के बीच यहाँ सिंगल बॉन्ड है, या कहीं और पे भी अगर ऑक्सीजन और हाइड्रोजन का सिंगल बॉन्ड होता तो क्या वो सारे सिंगल बॉन्ड एक जैसे हैं, उनका साइज क्या है, उनके बॉन्ड लेंथ्स क्या है, उसके बारे में। बॉन्ड लेंथ, बॉन्ड एनर्जी, ठीक है ना, बॉन्ड एंगल। अब जब शेप नहीं बता सकता तो एंगल बताने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता, ठीक है ना। बॉन्ड स्ट्रेंथ, ये सब चीजें ये नहीं बता लगा सकता। बॉन्ड स्ट्रेंथ, इन ऑर्डर तो बता लगा देगा, ऑर्डर तो बता देगा। बॉन्ड ऑर्डर कैसे बता लगा देगा कि हाउ मेनी नंबर ऑफ बॉन्ड्स आर देयर। अगर वो नंबर ऑफ बॉन्ड्स बता सकता है तो बॉन्ड ऑर्डर तो वो बता ही देगा, तो बॉन्ड ऑर्डर वगैरह ये बता देता है, लेकिन एनर्जी वगैरह के बारे में ये नहीं बताता है, ठीक है ना। और एटम्स कैसे हेल्ड है, उनके बीच में आयंस है नहीं है, कौन सा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, उतनी डिटेल आपको ये बारे में नहीं समझाता। तो ये कुछ 2-3 इसकी मैंने एक्चुअली 2-3 को मिक्स कर दिया, बाकी आप चाहें तो इनके पॉइंट बना सकते हैं। इट डू नॉट एक्सप्लेन अबाउट द बॉन्ड लेंथ, इट कैन नॉट एक्सप्लेन द एनर्जी रिलीज्ड और द एनर्जी रिक्वायर्ड फॉर द बॉन्ड फॉर्मेशन। तो इन 2-3 पॉइंट्स को भी आप इलेबोरेट करके लिख सकते हो, आपको नोट्स में बताया हुआ है, तो आप उसकी चिंता ना करें। ये तो थी कुछ लिमिटेशंस। अब आते हैं एक्सेप्शंस, और वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एक्सेप्शन ऑफ ऑक्टेट रूल। देखिए एक्सेप्शन ऑफ ऑक्टेट रूल में वैसे तो बहुत सारे एक्सेप्शंस हैं, ठीक है ना। हम लोगों को कुछ लिमिटेड एक्सेप्शन आपको ध्यान में रखने हैं, ठीक है ना। जैसे सबसे पहले आपकी जो बुक में दे रखे हैं उसके अकॉर्डिंग चलें तो कंपाउंड हैविंग एक्सपेंडेड ऑक्टेट, कंपाउंड्स हैविंग एक्सपेंडेड ऑक्टेट। देखो जहां आपको लुईस थ्योरी या ऑक्टेट रूल आपको यह बताता है कि हर मॉलिक्यूल के अंदर हर एटम के आउटर मोस्ट शेल में ऑक्टेट का कंप्लीट होना कंपलसरी है, और वो अपने नियरेस्ट इनर्ट गैस के अकॉर्डिंग इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑब्टेन करेगा। लेकिन बहुत सारे ऐसे मॉलिक्यूल भी हमारे पास अवेलेबल है जो ऑक्टेट रूल को फॉलो नहीं करते पर एग्जिस्ट करते हैं। वो एग्जिस्ट भी करते हैं, उनकी अपनी केमिकल प्रॉपर्टीज है, फिजिकल प्रॉपर्टीज है, उनका शेप है, बट वो ऑक्टेट रूल को फॉलो नहीं करते। फॉर एग्जाम्पल PCl5 को अगर आप देखें तो फॉस्फोरस टोटल
5 बॉन्ड्स बनाता है Cl के साथ। और अगर यहाँ पर आप सारे इलेक्ट्रॉन्स को अगर काउंट करें तो फॉस्फोरस के वैलेंस शेल में टोटल कितने इलेक्ट्रॉन्स मिलेंगे आपको? 10 इलेक्ट्रॉन्स आपको देखने को मिलेंगे सेंट्रल मेटल एटम के पास में। तो इसका मतलब 8 इलेक्ट्रॉन्स ना होकर ये 10 इलेक्ट्रॉन रखता है और स्टेबल भी है। सबसे बड़ी बात ये स्टेबल भी है। इसी तरह से आपके पास में जैसे LiCl है, लिथियम क्लोराइड है, ठीक है ना। तो लिथियम क्लोराइड ने लिथियम और Cl ने इन्होंने क्या कर दिया, अपना डुएट रखा, ऑक्टेट रखा ही नहीं, फिर भी क्या है, ये स्टेबल है। ElCl3, एल्यूमिनियम Cl3, और अगर आप देखें तो एल्यूमिनियम के पास में टोटल कितने इलेक्ट्रॉन्स हो गए? 6। तो एल्यूमिनियम के पास में 6 इलेक्ट्रॉन्स है, तब भी क्या है, ये स्टेबल है। इसी तरह से आता है BF3, BF3 में भी कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं? 6। इसी तरह से आता है SF6, SF6 में अगर आप सल्फर के स्ट्रक्चर बनाते हो तो ये कुछ इस तरह से बनता है, जिसमें अगर आप सारे इलेक्ट्रॉन्स काउंट करें तो सल्फर के पास में 12 इलेक्ट्रॉन्स आते हैं। कितने इलेक्ट्रॉन आते हैं? 12 इलेक्ट्रॉन्स। इसी तरह से एक होता है IF7, है ना। तो आयोडीन के पास में यहाँ 14 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। बोलो, 10 इलेक्ट्रॉन, 14 इलेक्ट्रॉन, 6 इलेक्ट्रॉन्स, मतलब क्या ये, हालांकि मैंने एक्सपेंडेड ऑक्टेट लिखा था, तो एक्सपेंडेड ऑक्टेट में मुझे सिर्फ आगे वाले लेने थे, ये वाले एग्जाम्पल अभी मुझे नहीं लेने, ठीक है ना। बट ये वाले एग्जाम्पल मैं उसमें ले लूंगा, है ना, जिसमें हम लोगों के पास में ऑक्टेट से 8 से कम होते हैं, ठीक है ना। तो एक बार के लिए आप इस हेडिंग में इन एग्जाम्पल्स को ना भी लिखें तो चलेगा, ठीक है ना। इनकम्प्लीट ऑक्टेट वाले में बता देंगे। तो ये तो हो गए एक्सपेंडेड के एग्जाम्पल 1 2 3। H2SO4 ले सकते हो आप इसी में, H2SO4। अगर आप देखें सल्फर को तो सल्फर टोटल इस तरह से बॉन्ड फॉर्मेशन करता है, और सल्फर के पास में टोटल इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं ये कितने होते हैं आपके पास? 2 4 6 8 10 और 12 इलेक्ट्रॉन सल्फर के पास में है। इसका मतलब इसका भी ऑक्टेट क्या है? एक्सपेंडेड है, ठीक है। अब इसमें बहुत सारे एग्जांपल्स हम लोगों ने कल पढ़े। PCl5 के पास में 10 इलेक्ट्रॉन्स थे, SF6 के पास में 12 इलेक्ट्रॉन्स थे, IF7 के पास में कितने थे? 14 इलेक्ट्रॉन्स थे, और इसी तरह से आपके H2SO4 में सल्फर के पास में कितने इलेक्ट्रॉन थे? 12 इलेक्ट्रॉन्स थे। ये कुछ हमने कल एग्जाम्पल्स पढ़े। उसके बाद में जो हमारा सेकंड नंबर बन रहा है, कंपाउंड्स हैविंग लिमिटेड ऑक्टेट, है ना। लिमिटेड ऑक्टेट का मतलब ये हो गया कि इनके पास में 8 इलेक्ट्रॉन से कम इलेक्ट्रॉन्स अवेलेबल होंगे। इसका एग्जाम्पल देखें आप, BeCl2, ठीक है। BeCl2 में बेरिलियम के पास में 2 इलेक्ट्रॉन्स, Cl के पास में अपने 1-1 इलेक्ट्रॉन्स शेयरेबल, और क्लोरीन तो अपना ऑक्टेट कंप्लीट कर लेता है, लेकिन बेरिलियम अपना ऑक्टेट कंप्लीट नहीं कर सकता। इसी तरह से लिथियम क्लोराइड में भी सेम कंडीशन रहती है, लिथियम का कोई ऑक्टेट कंप्लीट नहीं हो पाता। इसी तरह से BF3 के पास में टोटल 3 इलेक्ट्रॉन्स, 3 इलेक्ट्रॉन F के, F का तो ऑक्टेट कंप्लीट हो जाएगा, लेकिन बोरोन के पास ओनली कितने रह जाएंगे? 6 इलेक्ट्रॉन्स रह जाएंगे। और इसी तरह से एक बनता है आपका AlCl3, जो एल्यूमिनियम के पास में टोटल 3 इलेक्ट्रॉन्स, Cl के पास में अपने 7 इलेक्ट्रॉन्स, और Cl का तो ऑक्टेट कंप्लीट हो जाएगा, लेकिन एल्यूमिनियम के पास में ओनली 6 इलेक्ट्रॉन्स ही रह पाएंगे, ठीक है। ये लीजिए, तो ये कुछ एग्जाम्पल्स आपके सामने रहते हैं जो कि ऑक्टेट के इनकम्प्लीशन को बताते हैं, ठीक है। इसके बाद में कुछ ऐसे एलिमेंट्स भी, ऐसे कंपाउंड्स भी देखने को मिलते हैं जिनके पास में ऑड इलेक्ट्रॉन्स हैं, ठीक है ना। कंपाउंड्स हैविंग ऑड इलेक्ट्रॉन्स, कंपाउंड्स हैविंग
ऑड इलेक्ट्रॉन्स, जिनके पास में ऑड इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो देखो ऑड इलेक्ट्रॉन वाली कैटेगरी में जो हम रखेंगे वो एक तो आपका रख देंगे NO, नाइट्रिक ऑक्साइड, नाइट्रिक ऑक्साइड NO। अब देखो इसको समझने की कोशिश करना। नाइट्रोजन के पास में टोटल होता है बेटा 5 इलेक्ट्रॉन्स, 2 और ये 3, 5 इलेक्ट्रॉन्स ऐसे टोटल। आप ऐसे लिख सकते हो एक बार। ऑक्सीजन के पास होते हैं बेटा टोटल 6 इलेक्ट्रॉन्स। तो इसमें से ये 2 इलेक्ट्रॉन्स तो आपस में पेयर रहते हैं और ये दोनों तो आपस में कर लेते हैं बॉन्ड, और ऑक्सीजन का तो ऑक्टेट क्या हो जाता है, कंप्लीट। अब अगर आप देखें तो नाइट्रोजन के पास में 2, 4 एंड 6 और 1, 7 ही रहता है, और ये एक इलेक्ट्रॉन फ्री रहता है, ऑड इलेक्ट्रॉन है। ऑड का मतलब एक ही पड़ा रहता है, और 7 होने के बावजूद भी ये स्टेबल है। आप देखते भी हो, केमिकल रिएक्शंस भी करवाते हो, नाइट्रिक ऑक्साइड हम लोगों के पास अवेलेबल रहता है, और ये इस तरह से क्या होता है आपका स्टेबल रहता है। और इसकी वजह ये क्या है कि ये क्या है, अनस्टेबल है। मतलब ये स्टेबल है बट फिर भी ऑक्टेट रूट को क्या करता है, फॉलो नहीं करता है। इसी तरह से आपके पास में NO2 आता है। नाइट्रोजन के पास वही टोटल 5 इलेक्ट्रॉन्स, ये 2 ऑक्सीजन। ऑक्सीजन के पास टोटल कितने हैं, 6, ये 6। अब इसमें से एक एक इलेक्ट्रॉन देखना ध्यान से, मान लो एक इसको मिल गया तो इस ऑक्सीजन का तो ऑक्टेट हो गया कंप्लीट। लेकिन अगर आप इसको देखें तो 2, 4, 6 और एक शेयर हो तो 7, तो इसके पास शेयर करने के लिए ओनली एक इलेक्ट्रॉन ही है, ठीक है। और यहां से एक इलेक्ट्रॉन इसको मिल जाता है, मतलब ऑक्सीजन का तो क्या हो गया, ऑक्टेट कंप्लीट। लेकिन नाइट्रोजन का ऑक्टेट यहां पर अभी भी कंप्लीट नहीं है। 2, 4, 6 एंड 1, 7 की कंडीशन में आपका नाइट्रोजन रहता है, ठीक है। ये दोनों केसेस में आपका दोनों का जो इलेक्ट्रॉन है वो ऑड इलेक्ट्रॉन की फॉर्म में प्रेजेंट रहता है। चार्ज लगाओ ना लगाओ कोई फर्क नहीं पड़ता, लगा भी देंगे, मान लीजिए ये लगा दिया, ऑड इलेक्ट्रॉन वाला जो अपना हेडिंग है वो यहाँ पे सेटिस्फाई हो रहा है कि ऑड इलेक्ट्रॉन जो है वो होने के बाद भी स्टेबल है। देखो लुईस थ्योरी कहती यही है। लुईस थ्योरी के अगर पोस्टुलेट्स को अगर डिटेल में कहीं जाके किसी बुक में पढ़ेंगे तो उसमें बहुत सारे ऐसे कॉन्सेप्ट्स आते हैं कि इलेक्ट्रॉन्स का हमेशा अगर शेयर करेंगे तो पेयरिंग में शेयर होंगे, और अगर पीछे बचेंगे तो भी पेयर में बचेंगे। लुईस थ्योरी का एक पोस्टुलेट होता है कि ईच एंड एवरी एटम हैज टेंडेंसी टू पेयर इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। और अगर कोई इलेक्ट्रॉन पेयर नहीं होता है तो वो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन फॉर्म में नहीं रहेगा, वो एक लोन पेयर की फॉर्म में रहेगा। आपने जितने भी एग्जांपल्स देखे उन सब में कोई न कोई सेंट्रल एटम के पास में क्या था, एक लोन पेयर था। ये रूल है। जबकि यहां पर ये लोन पेयर ना रहकर ऑड इलेक्ट्रॉन सिंगल इलेक्ट्रॉन की फॉर्म में रह रहा है, एंड दिस इज द बिग थिंग। ये बहुत बड़ी बात है जो ऑक्टेट रूल को फॉलो नहीं करती है। बात समझ में आई? ये एक्सेप्शन है। एंड लास्ट एंड फाइनल एक्सेप्शन जो है, जो कि वैसे बहुत इंपॉर्टेंट एक्सेप्शन है, जिसके पीछे पूरा आपका ऑक्टेट रूल बना था, वो रूल ये था कि भैया हर एटम की टेंडेंसी होती है अपने नियरेस्ट इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन को ऑब्टेन करने की। और ऐसा इसलिए क्योंकि इनर्ट गैसेस डू नॉट फॉर्म एनी बॉन्ड्स एंड दे आर हाईली स्टेबल, देयर ऑक्टेट्स आर कंप्लीट। बट सम केसेस में इनर्ट गैसेस खुद कंपाउंड बनाती है, और ये इनर्ट गैसेस का खुद का कंपाउंड बनाने का जो नेचर है वो इस पूरे ऑक्टेट रूल का क्या कर देता है, पूरा काम खराब कर देता है। मतलब आपका 4th नंबर आएगा कंपाउंड्स ऑफ इनर्ट गैसेस या नोबल गैसेस के कंपाउंड्स भी आपको देखने को मिलते हैं, जैसे XeF2, XeOF2, है ना। और ऐसे बहुत सारे कंपाउंड्स आपको जिनॉन के XeF4, XeF6, है ना, KrF2, बहुत सारे, है ना, आपको देखने को मिलते हैं। मतलब जिनॉन एक इनर्ट गैस होने के बावजूद, क्रिप्टॉन एक इनर्ट गैस होने के बावजूद भी कंपाउंड बना रही है। इसका मतलब ये हुआ कि इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन का होना ये कंफर्म नहीं करता है कि वहाँ कोई बॉन्ड भी बनेगा या नहीं बनेगा, या वो स्टेबल ही है।
अगर इनर्ट गैसेस स्टेबल होती तो फिर ये कंपाउंड क्यों बनाते? तो इसका मतलब वो ऑक्टेट वाला जो थ्योरम था वही पूरी तरह से क्या हो गया, गलत हो गया। बात समझ में आ रही है? तो ऑक्टेट रूल का एक्सेप्शन वैसे तो आ सकते हैं एग्जाम में आप लोगों के पास ऐसे क्वेश्चंस, फिर भी आप लोगों को एक बार के लिए ध्यान में रखने हैं कि एक्सेप्शन क्या रहते हैं और कौन से एग्जाम्पल्स को एक्सेप्शन में रखना है। बाकी सारे कुछ एक्स्ट्रा एग्जाम्पल्स होंगे तो आपके नोट्स में गिवन है, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है।